हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दी ब्रिलियंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि बेटा हमने आपसे वादा किया था कि जितने मैक्सिमम वीडियोस हो पाएंगे, जितना मैक्सिमम कोर्स कवर हो सकता है उतना किया जाएगा, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। अब अंतिम पड़ाव है, 3 से 4 दिन बचे हैं पेपर के। इस समय आपको करना क्या है, पहली बात तो आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको करना क्या है, बहुत ज़रूरी है किसी भी पेपर में, या बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अंतिम समय में कैसे पढ़ें। अंतिम समय में पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है आपका शॉर्ट नोट्स। क्या होता है? शॉर्ट नोट्स। लेकिन जो बच्चे मेहनत किए हैं साल भर, उनके पास तो शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? आप लोग के पास जो भी अपने नोट्स अवेलेबल हैं कोचिंग के, जहाँ भी कोचिंग किया हो, या आपके पास जो भी एक अच्छी बुक हो जहाँ पे वन लाइनर दिया हो या एकदम फैक्ट दिया हो, उसको उठाकर जो आपके सिलेबस में है चैप्टर वो पढ़ लेने हैं। जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन पेट के बाद इतना आपसे वादा करते हैं कि कोई भी पेपर होगा उसका एक एक चैप्टर वाइज वीडियो पड़ेगा। कहीं बाहर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं वो डेफिनेट आपके पेपर में आते हैं। क्वेश्चन से संबंधित हम बहुत सारी बातें बताते हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना हो सकता है। क्वेश्चन ना आए, जो क्वेश्चन के अंदर की जो बातें हम आपको लिख कर बताते हैं उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो यही चीज़ है। अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप जो भी आपके पास नोट्स हैं उसको पढ़िए। दूसरी बात है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपने टेंशन ले लिया, दिमाग एकदम बर्डन डाल दिया अपने, अगर आपने, तो आते हुए क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे। और जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वो आपका सिलेक्शन नहीं रोकते हैं। क्यों? क्योंकि कठिन तो सबके लिए कठिन है, उसको कोई नहीं कर पाएगा, वही कर पाएंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, वो टॉप कर जाएंगे। लेकिन सरल क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। दूसरी बात है, आप यूपीपी का पेपर है, एसआई का पेपर है, लेखपाल का पेपर है, इसमें चाहे आप मेरिट में आओ, मतलब पेपर क्वालिफाई करो, या चाहे टॉप करो। यार बनोगे तो सिपाही, डीएम थोड़े बना दे हैं। तो वही बात है ना, पहला आपका प्रयास होना चाहिए कि हमें मेरिट में आना है। अगर 110 नंबर की क्वालिफाई है, मार्क्स हैं, तो 110 नंबर से हम ज़्यादा नंबर लाएंगे। दूसरी बात है, जब भी आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, आपको एक बात निगेटिव मार्किंग में ध्यान रखनी है। ये बात आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। निगेटिव मार्किंग में जो स्केलिंग की जाती है, स्केलिंग मतलब जो आपको फ्री के नंबर दिए जाते हैं। कैसे फ्री नंबर दिए जाते हैं? मान लीजिए जिनका पेपर लेट है, शिफ्ट में हुआ है, या जिनका पेपर इजी आ गया है, 2 शिफ्ट में है अगर, तो जिसका पेपर इजी आता है उसको स्केलिंग की जाती है। तो स्केलिंग का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है? स्केलिंग का फ़ायदा उठाना है, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो यूपीपी के पेपर में 20 से 25 नंबर फ्री में मिल जाते हैं बच्चों को। कम क्वेश्चन करने के बाद भी उनका पेपर निकल जाता है, उसका एक रीज़न रहता है। आपको स्केलिंग का फ़ायदा, निगेटिव मार्किंग में आपको स्केलिंग का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप गलत क्वेश्चन बहुत कम करते हैं, गलत प्रश्न बहुत कम करते हैं। अगर आप गलत क्वेश्चन ज़्यादा कर देंगे तो आपको स्केलिंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, मान लीजिए 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन में से एक बच्चे ने 65 से 70 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इसमें से उसके मान लीजिए कि अगर 10 गलत होते, 15 गलत होते, या आपके गलत वाला है, मान लीजिए अगर आपके इसके 10 गलत होते, 15 गलत होते, या 5 गलत होते, तो इसको क्या होता है इसके साथ? अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखेंगे, अगर इसकी गलती कम किए, क्वेश्चन इसने गलत कम किए हैं, तो इसको स्केलिंग के ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप 0 क्वेश्चन गलत करते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करते हैं, या 1 से 2 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो लगभग आपको जो भी मैक्सिमम स्केलिंग की जाएगी वो नंबर आपको मिलेंगे। 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, जितना भी स्केलिंग करना वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन गलत ज़्यादा कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके गलत हैं, तो आपको स्केलिंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। या तो 1-2 नंबर दे देगा, या तो आपको नंबर ही नहीं देगा स्केलिंग के। तो आपका क्या होगा, जितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं वही आपके नंबर जुड़ेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक बच्चे ने कम क्वेश्चन सही किए हैं लेकिन गलत क्वेश्चन उसके कम है, तो उसको स्केलिंग का फ़ायदा मिल जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एक बच्चा है जिसने 110 क्वेश्चन सही किए हैं लेकिन उसके 30 क्वेश्चन गलत हैं, या 100 में से 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सही किए हैं, 20-30 क्वेश्चन गलत हैं, तो उसको स्केलिंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो आपको गलत क्वेश्चन बहुत कम करने, अगर आपको स्केलिंग का फ़ायदा उठाना, ये एकदम राज की बात है, कोई आपको नहीं बताता है।
ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, इसके साथ थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहिए। दूसरी बात जो है टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है, टाइम के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है कि अगर मैथ का क्वेश्चन है तो उसको हम चैलेंज कर देते हैं कि नहीं हम मैथ का क्वेश्चन लगा के रहेंगे चाहे जो हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, आपको चैलेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आपने एक मैथ का सवाल है, एक सवाल आप 2 मिनट में लगा रहे हैं, 3 मिनट में लगा रहे हैं, 4 मिनट में लगा रहे हैं, तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, तब भी आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। 1 मिनट का टाइम दीजिए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं आता तो छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। क्यों? क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन हैं या किसी पेपर में 150 क्वेश्चन हैं तो 100 में मान लीजिए मेरिट आपकी 70-80 तक ही तो जाएगी, या मान लीजिए 90 तक जाएगी, तो 150 में आपकी मेरिट अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो 115 से 120 तक जाएगी। तो आपको यहाँ पे भी तो 30 क्वेश्चन छोड़ने हैं, यहाँ पे भी तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो वही क्वेश्चन छोड़ दीजिए जो आपका टाइम खा रहे हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, यार नहीं आते 30 क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, बाकी तो 120 सही हैं हमारे। लेकिन हम क्या, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, गलत कर दिए, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, हम डिप्रेस हो जाते, ओ नो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप आगे बढ़ते जाइए, टेंशन नहीं लेना है आपको। कोई ये पेपर आपकी ज़िंदगी नहीं निर्णायक करेगा। बहुत सारे पेपर हैं, एक पे आप नहीं सक्सेस, नेक्स्ट पेपर दीजिए, लेकिन मेहनत करिए, कोशिश करिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप लोग सक्सेस हो जाएं। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आप से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे क्वेश्चन देख रहे होंगे और विस्तार से पढ़ भी रहे होंगे। आज अगर आप देखेंगे, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत जाने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और इससे पहले जो कंपनी आई है, कितनी कंपनी भारत आई, ये आपसे बहुत पूछता है क्वेश्चन। हम आपको ट्रिक बता देते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? PDEF, ये इसका आने का क्रम है। मतलब सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। आपको पता होगा 1498 में वास्को डी गामा आया था और उसने भारत की खोज की थी और अन्य देशों से भारत आने के मार्ग की खोज की थी। इसी तरह अगर आप डी से देखेंगे, इस डी से देखेंगे तो इस डी का मतलब होता है डच, ई का मतलब होता है अंग्रेज या इंग्लैंड के लोग आए थे, और इस डी का मतलब है डेनिश, और सबसे लास्ट में जो आए थे वो कौन आए थे? आपके फ्रांसीसी, इसको फ्रेंच कह सकते हैं या फ्रांसीसी आप कहिए। एकदम आने का क्रम है पड़ेफ। अब सर ये कैसे याद करें कि 2 डी हैं? तो आप एक देखिए ना, ये डी किस नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे। ये डी किस नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे। तो 2 छोटा है तो आपका डच भी तो छोटा है, 4 आपका बड़ा है तो आपका डेनिश भी तो बड़ा है। याद हो गया? दूसरा बात, एक क्वेश्चन और आपका बनता है, ये पुर्तगाली हैं, ये भारत में सबसे पहले आए थे, सबसे पहले आए थे। अगर आप देखेंगे ये सबसे पहले आए थे, और अगर आप बात करेंगे तो ये सबसे बाद में भी गए हैं, सबसे बाद में गए। कब गए हैं? अगर आप देखेंगे दिसंबर 1961 में। कहाँ से गए हैं? गोवा छोड़कर। आपको पता होगा भारत का गोवा जो राज्य है वो सबसे बाद में आज़ाद होने वाला राज्य है। इसका मतलब पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए हैं। 1498 में वास्को डी गामा के साथ पुर्तगालियों का आगमन भारत में शुरू हुआ था और पूरी तरह से दिसंबर 1961 में गोवा को छोड़कर पुर्तगाली भारत से गए थे। दूसरी बात है, अगर पुर्तगालियों की आप बात करेंगे तो आलू, तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, लाल मिर्च, इन सब फसलों का लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके लिए, वो आपका अगर देखेंगे आप यहाँ पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है। तो कई क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करेंगे, गठन 1599 में किया गया था और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूरी तरह से इसका गठन कंप्लीट करके भारत जाने के लिए इसकी अनुमति मिल गई थी। देखो शुरुआत में ये कोई कंपनी नहीं थी, कुछ व्यक्तियों का समूह था, कुछ व्यापारियों का समूह था, जिसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स कहते थे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ व्यक्तियों को समूह को, जिसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर कहते हैं, 15 वर्ष के लिए इन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। अंग्रेज जो भारत आए थे उनका एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करना, भारत को गुलाम बनाने के उद्देश्य से नहीं आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात है, अगर आप देखेंगे अंग्रेज जब भारत आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, भारत में जब ये देखते हैं कि भारत में तो बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं, इंसान हैं सब तब भी लड़ रहे हैं।
राजा, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहे हैं, अंधविश्वास, छुआछूत, सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह, मतलब हजारों बुराइयां व्याप्त हैं। दूसरी बात है, भारत को एकीकृत करने वाला कोई भी राजा नहीं था, क्योंकि औरंगजेब आपका लास्ट मुगल सम्राट था जिसने पूरे भारत को एकीकृत किया था। इसके बाद के जितने भी उत्तरवर्ती मुगल शासक हुए या मुगल सम्राट की आप बात करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं था कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके। इसलिए जो ये कुछ व्यक्तियों का समूह था, ये भारत आता है कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। फिर आप देखेंगे एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है 1603 में। फिर शासक बनता है जेम्स प्रथम। वो क्या करता है, जो 15 वर्ष का समय था इसको बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए कह दिया कि अब आप अनिश्चित काल तक भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया के गठन के समय अगर बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर गठन की बात करेंगे तो गठन के समय बेटा भारत का शासक क्या था? अकबर था। लेकिन आप देखते हैं अकबर की 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कौन शासक बनते हैं? जहांगीर शासक बनते हैं, जहांगीर, जिनका मूल नाम क्या था? सलीम था। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो भारत के शासक मुगल सम्राट अकबर थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापना करने के लिए विलियम हॉकिंस, जेम्स प्रथम ने अपना दूत विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत भेजा, तो वह जो आया था वह रेड ड्रैगन या हेक्टर नामक जहाज से आया था भारत, और 1608 में आया था और आपका सूरत बंदरगाह गुजरात में उतरा था। दूसरी बात है, अगर आप देखेंगे तो जिस समय ये भारत आया था तो उस समय बेटा कोई फ़ोन वोन तो हुआ नहीं करता था, तार वार की ज़्यादा व्यवस्था तो थी नहीं। तो जब ये भारत आया था तो अकबर के नाम का फरमान लेकर आया था। क्यों? क्योंकि इस समय भारत का शासक अकबर था, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है। जब ये भारत पहुँचता है तो इनको क्या मिलते हैं? भारत के शासक जहांगीर मिलते हैं। तो अकबर के नाम का फरमान लेकर आते हैं, कहाँ पर? सूरत बंदरगाह पर उतरता है। और इस समय भारत शासक कौन होता है? आपका जहांगीर होता है। और जहांगीर से फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगते हैं, जिसके तहत अगर देखा जाएगा, अगर बात करोगे पूरे भारत में जो पहली स्थायी कंपनी स्थापित हुई थी वो 1613 में सूरत में स्थापित हुई थी। इससे पहले भी आप देखेंगे 1611 में मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में इनकी कंपनी या फैक्ट्री स्थापित हो चुकी थी, लेकिन वो अस्थायी थी। ठीक है, तो आप ये याद रखना है। तो यहाँ आपका क्या सही हो जाएगा? रेड ड्रैगन या हेक्टर। जितनी बातें हमने बताई आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, अंग्रेजों द्वारा स्थापित 1613 प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन? अभी हमने बताया 1613 में प्रथम व्यापारिक केंद्र इन्होंने कहाँ स्थापित किया था? अगर देखेंगे सूरत में। इससे पहले भी स्थापित कर चुके हैं 1611 में मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में, लेकिन वो अस्थायी सा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है। जब भी पूछेगा आपको बता देगा कि पूछना क्या चाहता है, सूरत के बारे में पूछना चाहता है, मसूलीपट्टम कंपनी जो 1611 में स्थापित हुई थी उसके बारे में पूछना चाहता है। दोनों आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आप देखेंगे अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में 1699 में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? अगर आप देखेंगे तो कलकत्ता में जो इन्होंने शुरू किया था वो फोर्ट विलियम दुर्ग इन्होंने क्या किया था? कलकत्ता में निर्मित किया था। अगर आप बात करेंगे 1696 में इस दुर्ग की अनुमति मिली थी और पूरी तरह से 1699 में दुर्ग बनकर तैयार हो गया था। तो फोर्ट विलियम 1699 में कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। दोनों पूछा जाता है, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 1699 में। अनुमति कब मिली थी? 1696 में। इतना आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अंग्रेजों ने भारत में 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अभी हमने आपको बताया कहाँ स्थापित की थी, सूरत में स्थापित किया था। ये स्थायी थी। अस्थायी की बात करें अगर तो आपकी कौन थी? मसूलीपट्टम या मछलीपट्टम कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? देखो बेटा आराम से क्वेश्चन देखो, सही कर जाओगे आप। हम बताते हैं आप क्वेश्चन सही कर लोगे, पॉजिटिव तो रहिए। अभी हमने बताया कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गोवा को छोड़कर 1961 में भारत से गए थे और अंततः 1987 में गोवा भारत का पूर्ण राज्य बना। आज़ाद हो गया था 1961 में, लेकिन भारत का राज्य बनते बनते उसको 1987 बीत गया। 1987 में भारत का अभिन्न अंग बना और पूर्ण राज्य घोषित किया गया गोवा। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो अगर देखेंगे गोवा, ये गोवा आपकी फ्रेंच बस्ती नहीं थी, ये पुर्तगाली बस्ती थी। आपका क्वेश्चन सही हो गया। तो जो बातें हम बताते हैं अगर इनको आप कंठस्थ कर लेते हैं, जब आप पेपर देने जाइएगा तो रास्ते में लीड लगा लीजिएगा और वीडियो की रफ्तार बढ़ाकर, कैसे बढ़ाया जाता है आपके सेटिंग में दिया रहता है यूट्यूब के, बढ़ाकर आप कोशिश करिएगा जितने भी 6, 7, 8 वीडियो पढ़ पाएँ वो आप देख लीजिएगा।
क्वेश्चन तो मान लीजिए 21 से 31 नहीं है, लेकिन इसमें पूरा पूरा चैप्टर हम आपको समझा देते हैं जो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश 1605 में कहाँ था। अब यहाँ पे डच की बात कर रहा है जो पुर्तगालियों के बाद आए थे 1605 में। देखिए हमने इसमें अलग से सन भी लिख दिया है, इससे आपको दो चीज़ें याद हो जाएंगी। हमने थोड़ा क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव किया है, अब एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें ऐड कर दिया करेंगे, तो हमने सन भी लिख दिया है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ 1605 में कहाँ स्थापित किया गया था। यहीं पर फैक्ट्री भी कह सकता है, सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो आप अगर देखेंगे तो मसूलीपट्टनम, तो डच ने स्थापित किया था वो आपके मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था डचों ने पहली। ठीक है, ये 1605 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी। ये 1651 की बात कर रहा है और बंगाल की बात कर रहा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कासिम बाजार आपका विकल्प सही हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कासिम बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उनका सही कालक्रम क्या है। देखिए आप क्वेश्चन कैसे सही करेंगे। हमने आपको कहानी बताई कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी, 1699 में। फोर्ट विलियम दुर्ग, सॉरी बेटा, फोर्ट विलियम दुर्ग। फिर प्रारंभ कब किया गया था, 1696 में। तो लगभग अगर आप कलकत्ता की बात करोगे तो कलकत्ता में जो इनकी कंपनी स्थापित हुई थी वो लगभग देखा जाए तो बाद में स्थापित हुई थी। सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी, सूरत में। उससे पहले भी अस्थायी आपकी मसूलीपट्टनम में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन मसूलीपट्टनम आपके विकल्प में नहीं दिया है। तो देखिए बेटा सबसे पहले इनकी कहाँ स्थापित हुई थी, सूरत में। तो देखिए आपका ये तो ऐसा ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि कलकत्ता में पहले कहाँ स्थापित हो जाएगी। अगर विकल्प आप इसका देखेंगे, इन दोनों विकल्प में आप देखेंगे तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो सबसे बाद में जो इनकी कंपनी स्थापित हुई थी 1698 के आसपास, वो कलकत्ता में स्थापित हुई थी। तो आपका जो इसमें सही विकल्प होगा सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। 1613 में स्थापित हुई थी, यहाँ से आप अगर जाएंगे तो 1698 में। पहली और आखिरी याद रखिए, बीच की मत याद रखिए, ज़्यादा सन याद करेंगे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप। पहली और आखिरी याद रखिए ये वाला, बस आपका विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी। अभी हमने आपको बताया था पुर्तगालियों ने भारत में आलू, तंबाकू, देखिए आपको याद रखना है, आलू, तंबाकू, लाल मिर्च, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, इनकी अगर बात करेंगे भारत में ये फसल किसने शुरू की थी, तो आप देखेंगे पुर्तगालियों ने। या इनको भारत में कौन लाया था, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो पुर्तगाली। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में किसने शुरू किया था, तो पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा अगर बात करेंगे, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था। अगर आप बात करेंगे, पुर्तगालियों की बात कर रहा है कि पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में अपने दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था। अगर आप बात करेंगे तो अगर आप पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं तो ये दो स्थान आप जरूर याद रखिएगा, कोचीन और गोवा। पुर्तगाल के संबंध में दो शब्द आपको जरूर याद रखना है, कोचीन और आपको क्या दूसरे नंबर पर आपको गोवा। जो इनका प्रारंभिक केंद्र था पुर्तगालियों का वो कोचीन था। इसके बाद इनका क्या हो गया, कोचीन के बाद इनका जो मुख्यालय हो गया, मेन गतिविधियों का जो केंद्र हो गया आपको गोवा हुआ, जो कब तक रहता है, 1961 तक रहता है। तो इसमें पूछा है 1503 की बात कर रहा है इसमें आपका, तो इसमें आपका कोचीन सही हो जाएगा, कोचीन। सबसे लंबा कहाँ रहा था आपका, गोवा में रहा था। दोनों बात पुर्तगालियों के संबंध में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, फर्स्ट कोचीन, सेकंड कौन भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। अभी हमने ये क्वेश्चन फिर से ऐड कर दिया है कि पहले नंबर पे तो कोचीन मुख्यालय था, दूसरे नंबर पर मुख्यालय कौन बना था जो सबसे लंबे काल तक आपका रहा था, तो कौन है आपका, गोवा। ये भी आपका विकल्प एकदम सही हो जाएगा। हम आपके लिए अगर बात करेंगे तो जो भी क्वेश्चन ऐड करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं कि उस क्वेश्चन के साथ साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो जाए। अगर यहाँ भी लिखना होता है हमको सिर्फ यही लिख देते हैं कि भारत में गतिविधियों का, पुर्तगालियों के गतिविधियों का मुख्यालय कौन था,
तो देखिए दोनों दिया है, कोचीन और गोवा दोनों दिया है, तो इसमें एक अगर की बात करेगा तो आप गोवा लगाओगे, क्योंकि कोचीन तो कुछ समय के लिए रहा था, गोवा लंबे समय तक रहा था, लेकिन दोनों में से अगर एक की बात करेगा तो आपका गोवा हो जाएगा। लेकिन अगर प्रथम लगा देता है, प्रथम केंद्र कौन था, तो कोचीन था, दूसरे नंबर पर आपका क्या था, गोवा था। दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आप, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई 1661 में दहेज में दिया गया था? वाह क्या बात है, मतलब पूरा एक शहर दहेज में मिल जाता है। कितनी इज्जत की बात है, दहेज लेना इज्जत की बात है। इस क्वेश्चन से पता चल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही समाज की बहुत बड़ी बुराई है। हमारे भी बहन है, आपके भी बहन है, सबके बहन हैं। आप अगर अपनी बहन की शादी करने जाएंगे, अगर आप क्या हैसियत में ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अगर अच्छे घर में शादी नहीं हो रही है, तो आपको दुख होगा कि पैसे की वजह से शादी रुक गई। सब कुछ क्वालिटीज़ हैं, लेकिन पैसे की वजह से शादी रुक गई। आप कोशिश करिए कि दहेज प्रथा से एकदम दूर हट जाइए आप लोग, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन की बात करिए, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी, कैथरीन, राजकुमारी का नाम भी आप रखिएगा, पुर्तगाल की राजकुमारी थी, पुर्तगाल की राजकुमारी थी। क्या नाम था इनका? कैथरीन नाम था, कैथरीन, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ था, चार्ल्स द्वितीय ने जब पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी कैथरीन, इनसे जब विवाह किया था तो इनको मुंबई दहेज में मिला था। फिर इन्होंने क्या किया था, आगे सुन लीजिए, चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया था, मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था पट्टे पे कह सकते हो। मुंबई पे आप शासन करो, टैक्स वसूलो, हमें इतना पैसा दे देना, मतलब पट्टे मतलब पैसे पे दे दिया था। तो गाँव में खेती नहीं पट्टे पे दी जाती, खेती ले लो, खेती करो, इतना पैसा हमें दे देना, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। सन भी याद रखिएगा, देखिए हमने सन भी इसमें ऐड कर दिया है। शासक कौन था, और देखेंगे तो अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय था। किससे का शादी की थी, पुर्तगाली कैथरीन से। कब की थी, 1661 में, और बम्बई दहेज में मिला था इनको। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? लास्ट कंपनी थी आपके आने वाली, पूछा कब इसका गठन हुआ था, तो आप अगर देखेंगे 1620, 1604, 1664। हाँ, ये आपका विकल्प इसमें एकदम सही है, 1664। ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया है एसएससी में, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। आप हर बेटा एक काम करिए, आप लोग हर कंपनी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इंग्लैंड, डेनिश, सब कब आए भारत में, पहली कंपनी कौन सी स्थापित किए, इनका केंद्र क्या था, ठीक है। इतना आप नोट्स बनाकर याद कर लीजिए। अगर टाइम मिलता है हमको तो हम आपके लिए डाल देंगे ये बनाकर, लेकिन कोशिश कीजिए कि यहीं पर हमने सब क्वेश्चन डाल दिए हैं कि आपका लॉस ना हो, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए ये आपको यहाँ पे एक क्रम याद करना है, क्रम याद करना है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो 1772 से 1785 पूछ रहा है, और गवर्नर जनरल पूछ रहा है आपका तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। लेकिन कभी भारत का पूछ लेता है, कभी बंगाल का पूछ लेता है, कभी भारत का वायसराय पूछ लेता है, कभी बंगाल का अंतिम पूछ लेता है। कैसे आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी? तो कैसे कन्फ्यूज़न दूर होगी, आप क्रम से देखिए। हम आपको आज एक अच्छी ट्रिक बताते हैं याद करने की। आप याद करिए कैनिंग। दूसरी बात है, हम लॉर्ड नहीं लिख रहे हैं, कैसे भगवान, कैसे यार भगवान है ये लोग, इनको हम लॉर्ड बोलेंगे? इतना हमको लूटा है, बर्बाद किया है हमारे देश को, सीधा आप नाम लीजिए, कैनिंग, बेंटिंग, और अगर देखेंगे हेस्टिंग्स। अगर आप देखेंगे वर्णमाला के क्रम में आप देखेंगे तो वर्णमाला में इन तीनों की अगर आ, का और बा और हा की बात करेंगे तो का पहले आता है, बा बीच में आता है, पा फा बा, और हा आपका लास्ट में आता है। तीन की हम बात करें, पूरी वर्णमाला की बात नहीं कर रहे हैं इसी क्रम में। तो क्योंकि का सबसे पहले आता है तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या रखता है, हमारा भारत, ठीक है। भारत नंबर 1 पर। कैनिंग से आप भारत लिखना। तो कैनिंग की अगर बात करोगे तो ये भारत के पहले वायसराय थे। क्या है, पहले वायसराय, और जो पहला होगा वही अंतिम गवर्नर होगा, ठीक है। तो ये पहले वायसराय थे। अगर बात करोगे तो भारत के ये फर्स्ट क्या थे, ये फर्स्ट वायसराय थे, तो जब फर्स्ट वायसराय हैं तो किस पद को प्रमोशन करके वायसराय बनाया गया था, तो भारत के गवर्नर जनरल का पद प्रमोशन करके बनाया गया था। देखो बेटा कैसे याद करना है, देखो जब गवर्नर को प्रमोशन मिलेगा तो गवर्नर जनरल बन जाएगा,
कहाँ, ये बंगाल की बात होगी। बंगाल का अगर बात करोगे, बंगाल का गवर्नर प्रमोशन होगा तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे पूरे भारत में शासन शुरू कर दिया। तो अब भारत की बात चलेगी, भारत की। जब इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन हुआ तो बंगाल के गवर्नर को क्या किया जाएगा, भारत का गवर्नर, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। ये भारत की बात हो रही है। फिर आपकी भारत की ही बात होगी, जब इनका प्रमोशन किया जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल का प्रमोशन किया जाएगा तो भारत का क्या बना दिया जाएगा, वायसराय बना दिया जाएगा। तो इस क्रम से आपको याद रखना है, पहले बंगाल गवर्नर प्रमोशन करेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रमोशन करेंगे तो भारत का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को प्रमोशन करेंगे तो वायसराय। बेटा एग्जाम्पल देखो, जैसे हम मान लो बेटा, मान लो कि हम एसडीएम हैं, कल हमको प्रमोशन करके डीएम बना दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो कल हम डीएम बने तब भी हमारा नाम होगा, अगर अंतिम एसडीएम पूछेगा तब भी तो हमारा नाम होगा। तो वही सेम चीज़ है। अगर देखेंगे तो भारत का पहले वायसराय कौन थे, आपके कैनिंग थे, यही आपके क्या होंगे, यही अगर बात करोगे तो भारत के अंतिम बात करोगे, भारत के अंतिम क्या हो जाएंगे, आपके ये गवर्नर जनरल हो जाएंगे, गवर्नर जनरल। ये आप क्रम याद रखना है। बेंटिंग की बात करोगे तो ये बंगाल के, अगर बात करोगे तो ये बात करोगे इनको, ये कौन थे, तो ये बंगाल के अंतिम, बंगाल के कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे। इनको जब बाद में प्रमोशन किया गया था तो क्या बना दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे हेस्टिंग्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ये बंगाल के पहले क्या थे, ये बंगाल की बात करेगा, ये बंगाल की अगर बात करेगा, बंगाल की, तो देखो इस क्वेश्चन में जो बात कर रहा है बंगाल का पहला, ये बंगाल के फर्स्ट क्या थे, गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे। तो अगर आप बात करेंगे बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे आपके, तो अंतिम यही क्या हो जाएंगे, अंतिम यही क्या हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। जब बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं तो यही क्या हो जाएंगे, बंगाल के, यही क्या हो जाएंगे, बंगाल के अंतिम गवर्नर। क्यों, क्योंकि गवर्नर का प्रमोशन करके ही तो गवर्नर जनरल बनाया जाए। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हेस्टिंग। भारत का अगर बात करोगे, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम, इनको प्रमोशन करके ये बना दिया गया था, तो बेंटिंग। और इसकी बात करोगे, अगर इसकी अगर बात करोगे, इसकी आप बात करोगे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल को प्रमोशन करके वायसराय बना दिया गया था, तो आपके क्या हो जाएंगे, कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। अगर पूछता है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था या वायसराय कौन था, अगर पूछेंगे बंगाल का पहला, देखो बेटा जब नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी करता है गवर्नर जनरल को ही ये वायसराय बोल देता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बंगाल का पहला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वायसराय, सिर्फ वायसराय। बंगाल, तो अभी तक बंगाल के वायसराय का नाम, तो बंगाल का वायसराय पूछे चाहे बंगाल का गवर्नर पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, क्लाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्लाइव। तो ये क्रम आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये क्रम आप याद रखिएगा कि बंगाल के क्या थे, पहले थे। बंगाल की बात करोगे, भारत नहीं, बंगाल की बात करोगे तो वायसराय या प्रथम क्या थे, गवर्नर थे। दूसरी बात है, अगर आप देखेंगे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू किया था, क्लाइव ने लागू किया था। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। ये दो क्वेश्चन और बनते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारतीय में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया, मतलब कौन सी यूरोपीय कंपनी जो भारत में सबसे पहले आई थी, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें पुर्तगाली हो जाएगा। ये कंपनी सबसे पहले आई, हमें आपको आंसर हमने बताया है। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए आप अगर बात करेंगे, दो डेट याद रखिएगा, 1492 और 1498। क्या थे, एक स्पेन का थे कोलंबस, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या थे, ये निकले थे भारत की खोज करने, लेकिन पहुंच कहाँ गए थे, अमेरिका पहुंच गए थे, ठीक है। ये कहाँ पहुंच गए थे, अमेरिका। अमेरिका को क्या बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, पुर्तगाल के थे आपके वास्को डिगामा, पुर्तगाल के थे आपके वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। ये भारत की खोज करने निकले थे और पहली बार किसी पुर्तगाली ने अगर भारत की खोज की थी तो 1498 में वास्को डिगामा ने की थी, ठीक है, जो समुद्र मार्ग से होते हुए भारत आए थे। तो आपको अगर विकल्प की बात करेंगे कि भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पुर्तगालियों को। बेटा जो सन है आपका ये 1498, यहाँ पे लिख लेना, पुर्तगालियों को 1498 में। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इतना इसको आप वहाँ लिख लीजिएगा, पुर्तगालियों को 1498 में। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की आप बात करेंगे,
केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी 1498 में? तो अभी हमने आपको बताया क्या था आपका ये वास्को डी गामा। ये कालीकट बंदरगाह पर भारत में उतरा था, बंदरगाह भी याद रखना, कालीकट बंदरगाह पर भारत में ये उतरा था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वास्को डी गामा, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? अभी हमने बताया था आपको पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद गोवा छोड़कर 1961 में गए थे। ठीक है, फिर 1987 में गोवा भारत का पूर्ण राज्य बना था और एक अभिन्न अंग बना। तो आप इसको भी याद रखिएगा, सबसे पहले आए और सबसे बाद गए आपके कौन थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली कौन थे? तो ये पूछ रहा है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? 1519 से 1515 की बात कर रहा है। तो अगर आप बात करेंगे और भारत की में पुर्तगालियों की सत्ता की स्थापना का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक वो आपका अल्बुकर्क है। तो आपका ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा, वह अल्बुकर्क। इन्होंने ये क्या किया था? भारत में वास्तविक नींव रखी थी पुर्तगालियों की। इससे पहले भी पुर्तगाली आए थे लेकिन इतना ज़्यादा उनको श्रेय नहीं मिलता जितना इनको दिया जाता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? हमने सन भी लिख दिया है, सन भी याद रखिएगा। 1792 में संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ। संधि का नाम है श्रीरंगपट्टम की संधि। हमने डेट बेटा लिख दिया है आपके लिए, ये डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, चाहे आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए चाहे डेट बना लीजिए। इन क्वेश्चनों के अलावा जो हम बातें बता रहे हैं उनको आपको कंठस्थ कर लेना है। आपको सिलेक्शन लेना है तो चाहे रट के लीजिए चाहे समझ के लीजिए, ये कोई नहीं आपसे पूछेगा कि आपने सिलेक्शन कैसे लिया है। आपको कितना भी नॉलेज हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप एकदम ज्ञानी नहीं समझे जाओगे, आपकी वो इज्जत नहीं होगी जो एक कम पढ़ने वाले व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है। तो आप ये मत सोचिए 4-5 दिन का समय बचा है और पढ़ाई में वही अपने हाई स्कूल इंटर वाले दिन याद कीजिए। पूरा साल जो आप पढ़ते थे एक दिन में इतनी इतनी मोटी किताबें आपको याद हो जाती थी, वही फिर से अपने दिन याद करिए, हनुमान बन जाइए और अपने दिन याद करिए। हम आपको याद दिला रहे हैं वो पुराने दिन, याद करिए और वैसे फिर लग जाइए पढ़ाई में। उठा के नोट्स पूरे रट डालिए, एक दिन में पॉलिटी, एक दिन में हिस्ट्री, एक दिन में ज्योग्राफी। इस समय आप जीएस और करंट पे फोकस करिए। पूरा सारा आपने मैथ पढ़ लिया है, रीजनिंग पढ़ लिया है, इसमें जीएस, करंट और हिंदी पे आप फोकस करिए। हिंदी में हम आपको बता रहे हैं, आप हिंदी का कल फाइनली आपका कल या परसों आपका एक वीडियो आएगा हिंदी का, एकदम शॉर्ट ट्रिक का बम्फर वीडियो रहेगा। उसी से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम आ जाएंगे। एक मैराथन क्लास हिंदी की आपकी रहेगी, अभी करंट की मैराथन क्लास आएगी आपकी 2। पर यही आप करिए, इस समय आपको मैराथन देखिए और शॉर्ट नोट्स जो आपके हो वो पढ़ाई करिए। ये आपकी संधि होगी। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी अपडेट याद रखिएगा। ये 1699 ईस्वी में की गई थी, गुरु गोविंद के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये डेट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आप देखेंगे अकाल तख्त। अकाल तख्त की अगर आप बात करेंगे, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो अगर आप अकाल तख्त की बात कर रहे हैं तो अकाल तख्त का निर्माण आपके गुरु रामदास, गुरु तेज बहादुर, गुरु नानक। अगर आप बात करेंगे तो गुरु हरगोविंद ने किया था, गुरु हरगोविंद ने किया था अकाल तख्त का निर्माण। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। गुरु रामदास से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अकबर ने क्या किया था? शहर बसाने के लिए इनको, अमृतसर शहर बसाने के लिए इनको 500 बीघा ज़मीन दी थी। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले आपसे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इतना आप जरूर पढ़िए इसमें से। ठीक है, गुरु नानक के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ के रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो आप इनका नाम याद रखिएगा, गुरु अंगद देव ने, इन्होंने क्या किया था? गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। और एक लिपि थी गुरुमुखी लिपि, पंजाबी जिस लिपि में लिखी जाती है आपकी, तो देखोगे गुरुमुखी लिपि है आपकी, गुरुमुखी लिपि। इनका भी जनक इन्हें ही माना जाता है, गुरु अंगद देव को ही गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है। इन्होंने क्या किया था? गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सिखों के सैन्य संप्रदाय मिलिट्री सेक्टर खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन है? भी पिछला क्वेश्चन आ चुका है आपका, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए आपका क्वेश्चन आ चुका है। ये देखिए खालसा पंथ की 16 में सन पूछा था, इसमें हमने आपको नाम दे दिया है। ठीक है, आप नेक्स्ट देखेंगे, गुरु नानक का जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था? 1469 में। मृत्यु कब हुई थी? 1539 में।
ये सन याद रखिएगा, जन्म मृत्यु भी पूछ सकता है। और ये कहाँ हुआ था, अगर देखेंगे इनका जन्म जो हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। वर्तमान में क्षेत्र कहाँ पड़ता है, वर्तमान में यह क्षेत्र ननकाना है, आपका ननकाना है, ये आपके पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये भी हो सकता है तलवंडी की जगह आपको क्या दे दे, आपको ननकाना क्षेत्र भी दे सकता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा तलवंडी। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था, तो सिंध को पूर्णतः अंग्रेजों ने जो अधिकृत किया था वो 1843 में अधिकृत किया था। तो आपका 1843 जो दिया है ये आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही डेट आपको तब याद होंगी जब कई बार आप इन डेटों को आप पढ़ोगे और रिलेट करके जोड़ोगे। आपको ऐसा नहीं रट्टा मानना कि 1843 में सिंध को अंग्रेजों ने, आप समझ के याद रखिए एकदम शांत माइंड से, थोड़ी बहुत विस्तार से कहानी पढ़िए, इसके बारे में फिर क्या करिए, सन याद कीजिए। अभी इतना टाइम नहीं कि हम आपको ज़्यादा कहानी बताएं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, आप इतना ही अभी रखिए। पेट के बाद हम आपको विस्तार से भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इतना पढ़िए तब तक। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था, अगर आप बात करेंगे किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था, तो अगर आप बात करते हैं इस गुरु की तो आपके हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आपको क्या कहा था, गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को क्या कहा था, सच्चा पातशाह। सच्चा आपका ये सच्चा बादशाह लिखा है, इसमें पादशाह भी बोल लेता है, पादशाह होगा, सच्चा पादशाह कहा था गुरु अर्जुन देव। कैसे याद रखोगे, जो अर्जुन थे आपके महाभारत वाले याद करिए, वो भी एकदम धर्म से युद्ध लड़ते थे, सच्चे थे आपके, ठीक है, सच्चाई से युद्ध लड़ते थे, तो उसी से आप याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव को सच्चा पादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, रणजीत सिंह की राजधानी, राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी बोला जाता है। और आप देखेंगे सिख धर्म की बात करेंगे तो इसकी अगर देखा जाए जो उनकी धार्मिक राजधानी है वो आपकी अमृतसर रहती है, ये आपको पता ही है, अमृतसर। यहीं पे आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपका, 13 अप्रैल की अगर बात करोगे, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड याद है आपको, यहीं हुआ था। ये भी कुछ याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की। देखिए द्वैध शासन प्रणाली किसने समाप्त की, ये बात कर रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो हमने बताया था आपको 1765 के आसपास। अगर आप डेट याद रखेंगे, डेट देखिए कैसे याद हो, डेट आपको कैसे याद रखनी है। अगर आप बात करेंगे 1757 और 1764, 1757 में आपका क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का। और 1764 में क्या हुआ था आपका, बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर आप डेट देखना चाहते हैं तो 23 जून 1757 है आपका, 23 जून 1757 है। ये आपका 22 अक्टूबर 1764 है, बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दोनों युद्ध जो हैं ये अंग्रेजों के लिए निर्णायक युद्ध थे, अंग्रेजों के लिए निर्णायक युद्ध थे, क्योंकि यहाँ से पूरी तरह से भारतीय राजाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मतलब शक्ति के तौर पर समाप्त हो जाता है। वैसे तो कठपुतली के तौर पर ये रहते हैं, पूर्णतः अगर देखा जाए तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था आपका, 1857 का विद्रोह, इसके बाद आपका अधिनियम पारित हुआ था 1858 का, वहाँ पर पूरी तरह से मुगल सम्राट का पद समाप्त किया जाता है आपका 1858 में। या आप लिख लीजिएगा, मुगल सम्राट का पद आपका क्या किया गया था, मुगल सम्राट पद यहाँ पर क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कट्टम मतलब यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है ये दोनों युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक युद्ध थे। क्यों, क्योंकि जो आपका ये बक्सर का युद्ध है 22 अक्टूबर 1764 को, इसके बाद अगर आप देखोगे 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765, दो डेट है, 12 अगस्त 1765 लिख देते हैं आपका 1765। ठीक है, इसके एक साल बाद अगर देखोगे 12 अगस्त और 16 अगस्त दो संधियाँ हुई थी, दोनों संधियाँ कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में। तो ये भी हो सकता है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, दूसरी संधि आपकी हुई थी, देखोगे 16 अगस्त 1765 को। इसके माध्यम से क्या हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीन आपको नाम याद रखने हैं, बंगाल, बिहार और आपका क्या है, उड़ीसा। इनका जो राजस्व वसूलने का जो अधिकार है, दीवानी अधिकार कह सकते हैं, दीवानी आपका, ठीक है, और आपका क्या है, राजस्व मतलब टैक्स संबंधी जो अधिकार हैं वो भारतीयों से अंग्रेजों ने छीन लिया था। अभी क्या करेंगे, टैक्स वसूलने लगे थे भारतीयों से, टैक्स वसूल कर खर्चा अपना करते थे, टैक्स भारतीयों से लेते थे। ठीक है, तो 1765 में क्या हुआ था, पहली बार बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार और राजस्व अधिकार अंग्रेजों को मिला था। तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इस समय, इसमें अगर बात करेंगे अंग्रेजों का, अगर पहला जो आप गवर्नर अगर बात करेंगे, बंगाल का जो पहला आपका गवर्नर था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था आपका, रॉबर्ट क्लाइव याद रखना है इसको। ठीक है, ये आपके थे
इन्होंने ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी, लेकिन आगे चलकर 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग आपके आते हैं तो इन्होंने क्या किया था, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी थी। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का निम्नलिखित में शासक कौन था। तो आप बात करेंगे नादिर शाह का आक्रमण आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोहिनूर हीरे का नाम सुना होगा, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। अगर आप बात करेंगे कोहिनूर हीरा की अगर बात करेंगे तो अगर ऐसा माना जाता है कि भारत से लूट कर जो शाहजहाँ के जो मयूर तख्त था, आपका जो मयूर सिंहासन था वहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है, शाहजहाँ के मयूर सिंहासन पर कोहिनूर हीरा लगा था। तो ऐसा माना जाता है कि नादिर शाह ही उसको लूटकर भारत से ले गया था आपका, ठीक है। तो जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उस समय आपके मोहम्मद शाह आपके ये मुग़ल सम्राट की जो शासक थे आपके वो मोहम्मद शाह आपके थे। तो ये डेट आपको याद रखनी है। अभी डेट की भी बात करेगा तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन सा, तो आपका मोहम्मद शाह था। कोहिनूर हीरा आपका आपका लूट ले गया था। डेट आप देख लीजिएगा 1739 के आसपास डेट है, आप कंफर्म कर लीजिएगा। 1739 के आसपास की बात चल रही है, ठीक है। तो कोहिनूर हीरा, आपको बस ये याद रखना है कि मुग़ल सम्राट का शासक कौन था इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। तो ये करनाल की लड़ाई है, करनाल की जो युद्ध हुआ था वहाँ पर क्या किया था, मुग़ल सम्राट को नादिर शाह ने पराजित किया था। तो ये आप याद रखिएगा, इतनी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह वीडियोज़ पढ़ते रहेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम हिस्ट्री मैक्सिमम पॉलिटी के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएँ ताकि आप अच्छे से पेपर दे सके। आपको अच्छे से वीडियो देखना है, जो हमने और फैक्ट्स बताए हैं आपको लिख लेना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप शेर की तरह एकदम ऊर्जावान हैं और लगातार आप पढ़ाई करते रहिए, आप किसी से कम नहीं हैं। 24 घंटे सबके पास हैं, 24 घंटे में कोई डीएम बन जाता है तो कोई बतासा भेजता है। फ़र्क रहता है कि आपने समय का कैसा उपयोग किया है। समय का सही उपयोग करिए, रेगुलर पढ़िए, रेगुलर। अगर आप बात करेंगे स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था आप रेगुलर चलो, दौड़ो, उठो, रेंगो, जब तक अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लो तब तक आप चलते रहो। तो यही चीज़ करो ना, 1 घंटे पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, क्योंकि रेगुलर पढ़ो। सदाबहारी बनना है आपको, मौसमी नहीं बनना है। या गर्मी है नहीं पढ़ेंगे, ठंडी है नहीं पढ़ेंगे, बरसात है नहीं पढ़ेंगे, जब वैकेंसी आई तब पढ़ेंगे तो वही हाल होगा ना। वैकेंसी आएगी तब पढ़ोगे तो वही होगा, फिर घर में बैठे रहोगे, अगले साल पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद बेटा, पढ़ते रहिए।